हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सी टेट एग्जाम का जो आपका हिंदी पेडागोजी है और हिंदी से रिलेटिव जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नों में से आज की वीडियो में पूरे 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आज की वीडियो को वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसके डॉट डॉट को सीखना और उसकी डॉट डॉट को सीखना। मतलब किसको सीखना होता है। किसी भी विषय वस्तु को सीखने का मतलब यही होता है ना कि उस विषय वस्तु की कॉन्सेप्ट को हम सीखें और इसके बाद जो उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना उसको हम सीखें। अब देखिएगा, किसी भी विषय वस्तु के सीखने का मतलब शब्दावली और परिभाषा को सीखना होता है नहीं, उसके तरफ हम डिनोट नहीं करते हैं। अवधारणा और इसके बाद विषय वस्तु, बिल्कुल ये बात तो सही करा है, लेकिन यहाँ पे व्याकरण और साहित्य का है, विषय वस्तु और कथन का है। आपको बता दूं कि यहाँ पे परिभाषा, कठिन भाषा, शब्दावली ये चीजें आ जाए ये अपने आप गलत हो जाएंगी। याद रखेंगे, विषय वस्तु और कथन यहाँ पे आ गया। अगर विषय वस्तु होता तो ठीक होता, कथन आया तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ना कि किसी विषय वस्तु को सीखने का मतलब होता है कि उसकी अवधारणा, कंसेप्ट को सीखे और उसके बाद उसके विषय वस्तु को सीखे। ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ना वह बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो प्राथमिक स्तर होता है ना 1 to 5 की बात कहा है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उसकी बोलने की गति का हम आकलन करते हैं, कि उसकी पठन क्षमता का आकलन करना होता है, कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना होता है, कि उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना होता है। आपको बता दें ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना होता है। आपको मैं एक बार नहीं कई बार बताया हूं कि जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य बालकों के व्यवहारिक जीवन में, जैसे उनकी जो जो दैनिक जीवन है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, वहां पे ये जांचना होता है कि जो बच्चे होते हैं अपने दैनिक जीवन में भाषा का आदान प्रदान कितना प्रभावी ढंग से कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कथन सत्य है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, तो जो यहाँ पे देखिएगा ये हिंदी का जो ये आपका सीडीपी पेडागोजी की क्लास है, केवल भाषा से ही रिलेटिव इसमें आपको चीजें मिलेगी और पेडागोजी से ज्यादा पेडागोजी को मैंने ध्यान में रखा है। कंटेंट अर्थात ग्रामर की चीजों को बहुत कम रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से भाषा अर्जित करते हैं। बहुत बढ़िया बात कहा है। बच्चे भाषा के नियम केवल विद्यालय में ही सीखते हैं ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। नियम कहीं बच्चा सीख सकता है भाषा के। बच्चों की भाषा सुधारने के लिए केवल व्याकरण पढ़ाना चाहिए ऐसा नहीं, केवल आपका निगेटिव होता है, याद रखिएगा। बच्चे भाषा अधिगम बिना किसी प्रयास के करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, भाषा अधिगम की बात कहा है, याद रखेंगे, ये प्रयास से करते हैं, ये कोशिश से करते हैं, विद्यालय से बच्चे सीखते हैं, दूसरे के मदद से सीखते हैं। लेकिन भाषा अर्जन जो होता है बच्चा समाज से सीखता है, सहज प्रक्रिया होती है, सबसे सरल प्रक्रिया होती है। याद रखेंगे, तो बच्चे भाषा अधिगम बिना किसी प्रयास के सीखते हैं नहीं, भाषा अर्जन बिना प्रयास से सीखते हैं। भाषा अधिगम को वे प्रयास के द्वारा ही सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ना कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से भाषा अर्जित करते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश का मतलब ये होता है ना कि एक आपके मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है दोस्तों नोम चॉम्स्की। उन्होंने बताया था कि बच्चे को अगर ऐसा वातावरण दिया जाए जहां पे बच्चे सहज रूप से सीख सके तो वहां पे बच्चे भाषा को काफी प्रभावी और अच्छे ढंग से सीखेगा। जैसे कि समृद्ध प्रिंट परिवेश, जैसे कोई कक्षा 1-2 का बच्चा है, अगर देखते हैं उनकी कक्षाओं में वर्णमाला लगे होते हैं, पशुओं के चित्रों के और पक्षियों के चित्र लगे होते हैं और वहां पे बच्चा बिल्कुल आसान तरीके से सीखता है। तो बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में बहुत सहज और आसान और सरल तरीके से सीखना पसंद करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है
कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है। मैं आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि जो भाषा अर्जन होती है ये आपका अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, जो बच्चा परिवार और समाज से स्वतः सीखता है, जैसे कि मातृभाषा हो गई। और इसके विपरीत जो भाषा अधिगम होता है यह औपचारिक प्रक्रिया होती है, यह नियम व्याकरण पर आधारित होती है, या विशेष प्रयास से बालक सीखता है, या इसे हम लोग विद्यालय शिक्षा बोलते हैं। इसका जो पहला पॉइंट अगर सीखने की बात किया जाए तो विद्यालय से ही स्टार्टअप होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो भाषा अर्जन सरल प्रक्रिया है और भाषा अधिगम थोड़ा सा हार्ड प्रक्रिया या प्रयासों से सीखी जाती है। देखिएगा अब ऑप्शन की तरफ आते हैं। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन केवल विद्यालय में होता है, नहीं। भाषा अधिगम बिना किसी पुस्तक के होता है, ऐसा नहीं है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं। ये भाषा अधिगम बिना किसी पुस्तक के होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। भाषा अधिगम पुस्तक से होता है, विद्यालय में होता है, प्रयास से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों गलत हो जाएंगे। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ, और 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। बच्चों को व्याकरण के नियम को रटाना। बच्चों छोटा बच्चा है उसको व्याकरण के नियम आप रटाएंगे नहीं, ऐसा तो करना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखेगा बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने के योग्य बनाना। बात तो सही कर रहा है, ये तो गलत है, ये तो बात थोड़ा ठीक कर रहा है। अब देख लेते हैं और ऑप्शन को। बच्चों को केवल कठिन शब्दों का उच्चारण कराना, केवल कठिन शब्दों का उच्चारण कराना, ऐसा हम नहीं करेंगे प्राथमिक स्तर पे। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए तैयार करना, बच्चे को अच्छा अंक लाना, ग्रेड देना, ये सब करने के लिए हम उसको नहीं उत्साहित करते हैं बच्चे की, बल्कि बच्चे को विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने की योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लग रहा है, और इससे अच्छा कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर यह आवश्यक होता है ना। आपको पता है कि बच्चा विभिन्न सामाजिक और व्यवहारिक परिस्थितियों में, जैसे कि अपने बात को कहना हो, प्रश्न को पूछना हो, दूसरे के विचारों को सुनना हो, में भाषा का सही और प्रभावशाली उपयोग कर सके। और यही होता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को, कि आपकी कक्षा में बहुभाषिकता को, याद रखेंगे, बहुभाषिकता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषिकता का मतलब आपको बता दें दोस्तों, जो बहुभाषिकता होती है वह एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले, कोई आपका तमिल बोलता हो, कोई गुजराती बोलता हो, कोई हिंदी बोलता हो, कोई उर्दू बोलता हो, कोई इंग्लिश बोलता हो, तो ऐसी मतलब कि एक कक्षा में अलग अलग भाषा को बोलने वाले बच्चे हो, तो आप अपनी कक्षा में उनको किस रूप में देखेंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दूं, एक बार नहीं 2-3 बार मैंने आपको बताया हूं कि एनसीएफ 2005 इस बात को कहता है कि जो बहुभाषिकता होती है या बहुभाषिकता वाली कक्षा होती है काफी अच्छी होती है। बहुभाषिकता को अपने कक्षा में प्रमोट करना चाहिए, और बहुभाषिकता को अपने कक्षा में वो स्थान देना चाहिए, एक अच्छा स्थान देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों का सहयोगी अधिगम होता है। सहयोगी अधिगम का मतलब ये होता है कि बच्चे एक दूसरे की भाषा को सीखने में मदद करते हैं, और इससे एक दूसरी भाषा बच्चों में विकसित होती है, या दूसरी भाषा सीखने के कौशल बच्चों में विकसित होते हैं। अब देखिएगा, मतलब कि बहुभाषिकता को एक समस्या या बाधा के रूप में आप रखेंगे नहीं, हम समस्या को बाधा क्यों ले ले, इसको रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में रखेंगे, एक जटिल चुनौती के रूप में रखेंगे, एक भार के नहीं, चुनौती के नहीं, इसको हम संसाधन के रूप में रखेंगे, रिसोर्स के रूप में रखेंगे। क्योंकि बच्चे भाषा एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे, ये संसाधन का काम करेगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भाषा के चारों कौशल, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एक क्रम भी याद रख लीजिएगा, क्रम भी यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो देखिएगा किस प्रकार सिखाए जाने चाहिए, आपको ये बताना है। तो भाषा के कौशल किस प्रकार सिखाए जाने चाहिए, ये प्रश्न आपसे कह रहा है। केवल एक निश्चित क्रम में ही सिखाए जाने चाहिए, याद रखेंगे। अब एक निश्चित क्रम का मतलब है कि बच्चा सबसे पहले सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, इस क्रम में आप सिखाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक क्रम तो होता है कि बच्चा सर्वप्रथम सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, एक क्रम है। लेकिन आपको बच्चों को सिखाते समय केवल इसी क्रम का आप पालन कराएंगे, ऐसा नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे। एक दूसरे से अलग करके सिखाए जाने चाहिए, ये वाला बात सही होगा, कि एक समेकित रूप से सिखाए जाने चाहिए, केवल पढ़ना और लिखना ही सिखाया जाना चाहिए।
केवल पढ़ना लिखना सिखाया जाना ये मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। एक क्रम में सिखाना इसका मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। एक दूसरे से अलग करके हम क्यों सिखाएं, यहाँ पे एक दूसरे को मतलब ये चारों को आपस में जोड़ के जहां पे जिस चीज की आवश्यकता हो, सुनने की बात कहे तो सुनना हो, लिखने की बात कहे तो लिखना हो, पढ़ने की बात कहे तो पढ़ना हो, मतलब सबको एक दूसरे में पूरी तरह से जुड़े होते हैं और इनको बांट बांट के आप नहीं कर सकते। एक दूसरे को जोड़ के ही आप एक समेकित रूप से अभ्यास करा के बच्चे को सिखा पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जैसा करा है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। पोर्टफोलियो बच्चों की भाषा आकलन में किस प्रकार सहायता होती है। आपको बता दें पोर्टफोलियो को क्या बोलते हैं। पोर्टफोलियो के बारे में मैं आपको बहुत बार बताया है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक बन जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होती है आपको बता दें, यह एक फोल्डर होता है या यह एक फाइल होती है जिसमें बच्चों के नियमित कार्यों का वर्णन मिलता है, चित्रों का, रचनाओं का प्रोजेक्ट क्रमानुसार संचित किया जाता है और इसमें शिक्षक और अभिभावक बच्चे के सुधार और विकास की यात्रा को आसानी से कर पाते हैं। सीखने में बच्चे की मदद करती है पोर्टफोलियो, टीचर की भी मदद करती है सिखाने में और बच्चे की भी सीखने में मदद करती है पोर्टफोलियो। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और ऑप्शन देखते हैं, यह केवल बच्चों के अंकों का ब्यौरा देता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। यह केवल शिक्षक के कार्यों को आसान बनाता है, ऐसा नहीं है। यह केवल परीक्षा के समय उपयोगी होता है, ऐसा नहीं है। ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं ना कि यह बच्चों की क्रमबद्ध प्रगति का अवलोकन करने में मदद करता है। पोर्टफोलियो फाइल होती है, मैंने तो आपको बहुत बार बताया कि यह फोल्डर होता है, इसमें बच्चे के जो नियमित कार्य होते हैं उनका विवरण मिलता है और उसमें ये भी मिलता है ना आकलन करने में, बच्चों का आकलन करने में मदद करता है, बच्चों को पढ़ाने में मदद करता है, बच्चों को सिखाने में मदद करता है, बच्चे की गलतियां और बच्चे की प्रगति दोनों का विवरण इसमें मिलता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग इस अभिषेक एकेडमी के चैनल पे नए हैं तो अभिषेक एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो चीजें मैं आपको बताता हूँ जो सबसे निचली चीजें होती है। और लगातार आप कक्षाओं का अध्ययन करिए और देखिए आपका सीटेट काफी आसान हो जाएगा। आपको कहीं से कोई भी पेड क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में चीजें आपको यहाँ पे मुफ्त में मिलती है। आपको हर क्लास का पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा और इसके साथ हर क्लास आपको फ्री में मिलेगी और आपको एक नहीं दो नहीं लगभग 50-60 आपकी परीक्षा आते आते मैं प्रैक्टिस सेट करा दूंगा और केवल प्रैक्टिस सेट का अनुभव लेकर आप जाइए एग्जाम हॉल में और अच्छा से अच्छा अंक को स्कोर कर लीजिए। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, मुझे सबसे कुछ नहीं चाहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। इतना ही आप हमारी मदद कर दीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य, याद रखेंगे बाल साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है या उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। बाल साहित्य में होता क्या है, इसमें वर्णमाला होता है, इसमें काउंटिंग होता है, इसमें पक्षियों का चित्र होता है, इसमें पशुओं का चित्र होता है, इसमें जिस जिस क्रम से वर्णमाला का स्टार्ट होता है, जैसे क से क का आपका स्टार्टअप होगा तो वहां पे आपका कबूतर का चित्र मिलेगा, जो बच्चे को काफी सरल और सहज तरीके से सीखने में आनंद मिलता है। यही होता है बाल साहित्य। याद रखेंगे बच्चे को केवल कहानियां सुनाकर खुश करना इसका उद्देश्य होता है बाल साहित्य का, नहीं दोस्तों। बच्चों में की भाषा में विविधता और रोचकता लाना होता है, बात सही है। कठिन शब्दों का अभ्यास कराना नहीं हम कहेंगे, केवल नैतिक शिक्षा देना ऐसा नहीं करेंगे। केवल सी टेट में आपको केवल शब्द आ जाए तो समझ लीजिएगा कि 98% परिस्थिति में वो गलत होगा। अगर प्रश्न पॉजिटिव पूछ रहा है और केवल ऑप्शन में दिया है तो उसको बिल्कुल आप गलत ही कर दीजिए, क्योंकि 98 बात कहा हूं दोस्तों, 98% जो सिचुएशन होगी उस सिचुएशन में वह ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा, गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बच्चों की भाषा में विविधता और रोचकता लाना ही होता है बाल साहित्य का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। जो सस्वर पाठन होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक ना। आपको सस्वर वाचन का मतलब ये होगा ना, पठन का मतलब ये होता है ना कि बच्चे बोल बोल के पढ़ते हैं। आपको देखते हैं ना छोटे बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं और उनके भीतर इस ऐसे पढ़ाने का मतलब या मुख्य उद्देश्य टीचर का यही होता है कि छोटे बच्चे के अंदर जो संकोच है या बोलने का डर है उसको समाप्त किया जाए।
ये बात याद रखेंगे और कोई भी बात छोटा बच्चा बिना झिझक के अपनी बात को प्रस्तुति कर पाए, यही होता है आपका सस्वर पाठन। ऑप्शन की तरफ आते हैं, बच्चों में मौन वाचन का अभ्यास कराना होता है। मौन वाचन नहीं, सस्वर वाचन, मतलब कि जोर जोर से बच्चे बोल बोल के पढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बच्चों को पढ़ने के लिए झिझक और भय को समाप्त करना, बात अभी आपको बताया, केवल तीव्र गति से पढ़ना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, कठिन शब्दों को याद कराना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। सस्वर वाचन वाचन का मतलब होता है बच्चों के पढ़ने की झिझक, भय, डर को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न की देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको बताना है। तो जो भाषा सीखने सिखाने की जो प्रोसेस होती है, इसमें कौन ऑप्शन से सबसे बढ़िया अपना रोल अदा करता है या रोल प्ले करता है? देखिएगा, भाषा के पाठ्य पुस्तक ही भाषा सिखाने की सबसे बेस्ट प्रोसेस है। भाषा का समृद्ध परिवेश है दोस्तों, कि भाषा का सुंदर लेखन है, कि परीक्षा प्रणाली है। परीक्षा प्रणाली जो होती है भाषा सीखने सिखाने की सबसे बेस्ट प्रक्रिया इसमें होगी नहीं, याद रखेंगे। सुंदर लेखन से यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं रखेंगे। और भाषा का पाठ्य पुस्तक होता तब होता कि जब हमको भाषा का समृद्ध परिवेश नहीं मिलता। भाषा का जो समृद्ध परिवेश होता है, ऐसा वातावरण आवश्यक होता है जहाँ प्रचुर मात्रा में लिखित लिखित और मौखिक सामग्री उपलब्ध हो, जिससे बच्चा समृद्ध परिवेश का विकास कर पाए और वहां पे बच्चा भाषा सीखने में या उसके भाषाई कौशल विकसित हो सीखने में, तो बच्चा वहां पे आसान तरीका से सीखता है। तो भाषा का जो समृद्ध परिवेश होता है ना दोस्तों, यह भाषा सीखने में काफी मदद करता है, ये बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, याद रखेंगे। जो बच्चे होते हैं वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कोई हिंदी की कक्षा है और उसमें अपनी बात की प्रस्तुति करते हैं, तो ये कह रहा है कि यह बात है कैसी है, अनुचित है, ऐसा है दोस्तों? नहीं, आपको मैंने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि बच्चा को मातृभाषा ही सबसे बेस्ट भाषा होती है और बच्चे को प्राथमिकता देनी चाहिए कि आप अपने मातृभाषा में चीजों को रखो। बच्चा जितना सहज अभिव्यक्ति मातृभाषा में कर पाएगा, उतना दूसरी कोई लैंग्वेज में नहीं कर पाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यह आपकी अनुचित नहीं है, आपका निंदनीय नहीं है, यह आपका विचारणीय नहीं है, यह आपका स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार नहीं, दो कई कई बार बताया हूं कि बच्चा विद्यालय आने से पहले अपनी मातृभाषा में ही अपनी पूरी दुनिया को समझता है, इसलिए कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करना आपका स्वाभाविक है और शिक्षक को इसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए अपनी कक्षाओं में। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और यह आपका ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं ना आप लोग, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, पूरा लास्ट तक आप बने रहिएगा, साथ दीजिएगा अंतिम तक, और वहां पर आपको काफी सीखने को चीजें मिल जाएगी। भाषा अर्जन की क्षमता किसके साथ जन्मजात होती है? मैंने आपको एक बार नहीं, ये भी बहुत बताया कि यह लेडी बच्चा जो होता है वह आपका लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस के साथ जन्म लेता है। बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इसको किन्होंने बताया? कि नोम चॉम्स्की, याद रखेंगे, नोम चॉम्स्की एक ऐसे आपके मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये बात को याद रखेंगे। बच्चा एलईडी डिवाइस के साथ जन्म लेता है, लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस के साथ जन्म लेता है, इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए हम आते हैं 14 नंबर प्रश्न के साथ। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? आपको बता दें, वाइगोत्स्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं या यह एक समाजशास्त्री, इनको हम बोल सकते हैं कि ऐसे समाजशास्त्री हैं जो कहते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह समाज और संस्कृति से बच्चा सीखता है। याद रखेंगे, वो कहते हैं कि बच्चा अपनी संस्कृति से, कल्चर से, समाज सोशलाइजेशन से बच्चा भाषा को सीखने का कार्य करता है, इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, पाठ्य पुस्तक से बच्चा सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया से, व्याकरण से, पुरस्कार और दंड से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे में भाषा का विकास समाज और उसकी संस्कृति से होता है, यह लेव वाइगोत्स्की साहब कहते थे। ठीक है, चलिए 15 नंबर की बात देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 15 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए, ये आपको बताना है। केवल उत्तर रटाने पर होने चाहिए, बच्चे को अभिव्यक्ति और चिंतन का अवसर देने पर होने चाहिए,
बहुत कठिन और लंबे होने चाहिए, केवल व्याकरण पर आधारित होने चाहिए। आपको बताना है दोस्तों, भाषा की पाठ्य पुस्तक याद रखेंगे, अभ्यास कैसे होने चाहिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए। केवल उत्तर रटाना ऐसा तो कुछ नहीं होता। ऑप्शन को आप पढ़िए, देखिए कौन ऑप्शन आपके सही है और उसी को आप लोग पहले डिनोट करिए और गलत ऑप्शन को छाट के अलग हटाइए। अब देखिएगा, बहुत कठिन और लंबे होने चाहिए ऐसा हम नहीं करेंगे, केवल व्याकरण पर आधारित हम नहीं करेंगे। ये वाला ऑप्शन आप देखो ना, ये वाला ऑप्शन आपका बहुत अच्छा दिख रहा है कि बच्चों के अभिव्यक्ति और चिंतन के अवसर देने चाहिए। जो अभ्यास प्रश्न होंगे वह बच्चे के अभिव्यक्ति मतलब बच्चे के अंदर क्या विचार है उस प्रश्न या अभ्यास की तरफ बच्चे को उसके संपूर्ण अपने अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता के प्रारूप में बच्चे अपने विचारों को प्रारूपों को वहां पर पहुंचा सके। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 16 नंबर प्रश्न की। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी गतिविधि सबसे अधिक सहायक होती है। सुनना और बोलना दोनों ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहा है सुनना और बोलना। यहाँ पे देखिएगा कविता पाठ और चित्र बनाना, रोल प्ले वभूमिका निर्वाह और आपस में बातचीत करना, केवल समाचार को सुनना, इमला लिखना। याद रखिएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखने के कौशल प्रवृत्त होंगे, याद रखेंगे। यहाँ पे केवल सुनने के कौशल प्रवृत्त होंगे। ऑप्शन नंबर डी और सी आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा कविता पाठ और चित्र बनाना, यहाँ पर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, रोल प्ले भूमिका निर्वाह और आपस में बातचीत करना। आपस में जब कोई बातचीत करता है तो दूसरे की बातों को सुनेगा तो वहां पे सुनना होगा और अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा तो वहां पे बोलने के कौशल विकसित होंगे। तो याद रखिएगा, जो आपका सुनना बोलना कौशल जो होगा, जो बच्चे आपस में बातचीत करेंगे, जैसे देखते हैं कि दुकानदार और ग्राहक, जैसे डॉक्टर हो गए मरीज हो गए, तो डॉक्टर जो होते हैं वह मरीजों की बातों को सुनते हैं और सुनकर अपने विचारों करते हैं कि आप ये ना करो आप वो ना करो। तो यहाँ पे आपके कौन से कौशल विकसित होंगे, रोल प्ले सुनना बोलना कौशल विकसित होंगे। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मौन पठन जो आपका साइलेंट रीडिंग होता है, इसका मुख्य लाभ क्या होता है, ये आपको बताना है। उच्चारण में सुधार लाना होता है। अब देखिएगा उच्चारण में सुधार आप कैसे लाएंगे। मौन पठन की बात कहा है, मौन पठन का मतलब कि मन ही मन उस चीजों को हम पढ़ें। वो बोलने की तो बात ही नहीं है, तो बोलने की बात नहीं है तो उच्चारण में सुधार कहां से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिएगा अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने की क्षमता विकसित करना, यह तो मौन पठन का उद्देश्य होता है। तेज आवाज में पढ़ना, यहाँ पे मौन पठन की बात का है तो तेज बोलबे नहीं करेगा, मुख से बोलने की बात ही नहीं है तो वो कहां से तेज आवाज में बोलेगा। अक्षरों की पहचान होना, याद रखेंगे अक्षरों की पहचान होना मौन पठन का उद्देश्य हो सकता है मान लीजिए, लेकिन जितना बढ़िया ऑप्शन नंबर बी है ना कि अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने की क्षमता विकसित करना, ये मौन पठन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि मतलब उसके भावों को हम समझ पाए। ये बात को याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि भाषा आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको बताना होगा। बच्चों के विचार अभिव्यक्ति, ये भाषा आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये होगा। श्रुत लेख, ये होगा कि बातचीत करना, ये होगा कि घटनाओं का वर्णन करना, ये होगा। अगर कोई बच्चा अपनी घटनाओं का वर्णन कर रहा है तो याद रखेंगे आप वहां भी भाषा आकलन कर सकते हैं। याद रखिएगा, बातचीत कर रहा है तो वहां भी कर सकते हैं। बच्चों के विचार अभिव्यक्त कर रहा है तो वो सबसे बढ़िया, अगर पूछेगा सबसे बढ़िया आकलन क्या होगा तो ये वाला होता। लेकिन ये नहीं पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो श्रुत लेख। बच्चा यहाँ पे सुनकर लिख रहा है और यहाँ पे जब बच्चा सुनकर लिख रहा है तो वहां पे बच्चे का भाषा आकलन सबसे कम तरीके से आप कर पाएंगे। आपको पता है कि श्रुतलेख जो होता है बोलकर लिखवाना होता है और इसका मुख्य उद्देश्य केवल वर्तनी का सुधार कराना होता है। इस बात को याद रखेंगे। और भाषा आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, याद रखेंगे तो श्रुतलेख होगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब 19 नंबर की हम बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का प्रारंभ कहां से होना चाहिए। तो जो 1 to 5 कक्षा की बात कहा है, प्राथमिक स्तर पर सर्वप्रथम बच्चे कहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछे तो आप लोगों को पता है ना कि सबसे पहले वर्णमाला आपका क ख ग घ, ये वर्णमाला रखने या यहाँ से बच्चे की शुरुआत होती है। या उसके बाद अर्थपूर्ण कहानियां कविताओं से बच्चों को जोड़ा जाता है, उनके परिवेश से जुड़ा जाता है, सार्थक चीजें बच्चों को पढ़ने के शुरुआती लक्षण आते हैं और ये उनका उद्देश्य हो पाता है। तो याद रखिएगा वर्णमाला के अक्षरों से स्टार्ट होता है,
अर्थपूर्ण सामग्री से होता है, केवल कविताओं से होता है, कठिन शब्दों से होता है। कठिन शब्द और केवल कविता को तो हटा दीजिए। अब देखिएगा बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो वर्णमाला के अक्षरों से जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? तो अर्थपूर्ण सामग्री। जितना पॉजिटिव ए है ना, उतना पॉजिटिव ए नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग जान दीजिएगा कि क ख ग घ से स्टार्ट होता है तो यहीं से नहीं। ये देखिए अर्थपूर्ण सामग्री से कह रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 की हम बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपको बताना है। तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है भाषा अर्जन। अभी आपको बताएं आसान, सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया, बात तो सही है। इसमें बच्चे अचेतन रूप से भाषा सीखते हैं। इसमें नियमों को रटाया जाता है। यह सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। इस सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, बात सही है। यहाँ पे बच्चा अचेतन रूप से सीखता है, ये भी बात सही है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ये भी बात सही है। कौन कथन सत्य नहीं है? तो ये वाला कथन सत्य नहीं है। इसमें नियमों को रटाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसमें नियम को रटाया नहीं जाता। इसमें बच्चा सरल स्वाभाविक समाज से बिना कोई प्रयास से चीजों को सीख लेता है, स्वतः चीजों को सीख लेता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि यही आपका गलत है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। और 21 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या चुनौती है? समावेशी कक्षा सबको समान अवसर मिले, यही इसका मुख्य लक्षण होता है। और समावेशी कक्षा उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, ऐसा है क्या दोस्तों? क्या चुनौती है? ऐसा चुनौती, चलिए देखते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता न होना। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या चुनौती है? पाठ्य पुस्तक का उपलब्ध न होना, ये होगा। केवल एक ही भाषा का प्रयोग होना, ये होगा। समावेशी कक्षा में एक ही भाषा का उपयोग नहीं होता है, सभी कक्षाओं को हम लोग अवसर देते हैं, सभी भाषाओं को हम लोग अवसर देते हैं। पाठ्य पुस्तक का उपलब्ध न होना, हो पाना, ऐसा नहीं है कुछ दोस्तों। समावेशी कक्षा में बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता न होना, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि नोम चॉम्स्की बोलते हैं कि बच्चा, आपके बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि जो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या चुनौती है, तो समावेशी कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमियों से क्षमताओं के बच्चे एक साथ बैठते हैं और ऐसे में सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक साझा और उपयुक्त भाषा परिवेश हम तैयार करेंगे। और शिक्षक के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ये देखिए उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, यह उनके लिए चुनौती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न नहीं, 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयोगी है? निगमन विधि, आगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। मैं आपको बता दूं, जहां भी इस सभी विधियों की बात करें तो वहां पे आप किस विधि को प्राथमिकता दे दीजिएगा? तो मैं आपको बता दूं, ये विधि जो होती है जिसका नाम होता है दोस्तों आगमन विधि। आगमन विधि क्या कहती है? सर्वप्रथम बच्चे को एग्जाम्पल सिखाया जाएगा और उसके बाद उसके कंटेंट को सिखाया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। उदाहरण के बाद हम लोग चीजों को सिखाते हैं, यही होती है आगमन विधि। और प्राथमिक स्तर पर सबसे बढ़िया होती है आपकी प्यारे आगमन विधि, ये बात को याद रखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग में भाषा में क्या परिवर्तन आता है, ये आपको बताना होगा दोस्तों। जो मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में क्या परिवर्तन आता है? भाषा कठिन हो जाती है, इससे तो आसान होता है मुहावरे और लोकोक्तियां से। भाषा प्रभावशाली और जीवंत बनती है, बिल्कुल सही बात का है। व्याकरण का उल्लंघन होता है, नहीं, व्याकरण के हिस्से हैं दोस्तों मुहावरा और आपकी लोकोक्तियां। केवल सजावट होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में आपका प्रभावशाली और जीवंत परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से जो भाषा होती है वो सुंदर बनती है, जीवंत रूप से सामने आती है और बहुत कम शब्दों या संक्षिप्त रूप में बड़ी बड़ी बातों को हम लोग सजो पाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि जो आपकी द्वितीय भाषा है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना होता है। दैनिक जीवन में हिंदी में अपनी बात कहने और समझने की क्षमता का विकास करना होता है, बात सही कर रहा है। केवल परीक्षा पास करना होता है, नहीं दोस्तों। हिंदी साहित्य का विद्वान बनना का मतलब यहाँ पे नहीं है। द्वितीय भाषा के रूप में अगर हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, द्वितीय भाषा के रूप में अगर हम हिंदी को पढ़ रहे हैं, तो याद रखेंगे व्याकरणिक
पंडित बनना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उनमें इतना सक्षम बनना होता है कि वह रोजमर्रा की चीजें अपने जीवन में आसानी से कर पाए या संवाद चीजों को कर पाए। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है ना कि दैनिक जीवन में हिंदी में अपनी बात कहने और समझने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का प्रारंभ किस प्रकार होता है, ये आपको बताना है। सीधी रेखाएं खींचना, प्राथमिक अच्छा बच्चा यहाँ पे जिंग जांग रेखा करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचता है। चित्रकारी और उबड़ खाबड़ रेखाओं से स्टार्ट करना, वर्णमाला लिखने से स्टार्ट करना, कठिन शब्द लिखने, कठिन शब्द पहले पहले छोटा बच्चा नहीं लिखता, वर्णमाला नहीं लिखता, सीधी रेखाएं नहीं खींच पाता, वह क्या करता है, वह चित्रकारी और उबड़ खाबड़ रेखाओं से उसका स्टार्टअप होता है प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों से। आपको पता है ना कि वह बच्चा काफी छोटा होता है, वह कागज पे पेंसिल और तिरछी मिर्ची रेखाओं को खींचता बनाता है, लेखन चित्र का पहला वह अपने पेशियों को मजबूत करता है और तब बच्चा लिख पाता है। ये बात को याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की तरफ। 26 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या आपका तात्पर्य है, ये आपको बताना है। दीवार पर सुंदर चित्र बनाना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। कक्षाओं में दीवारों पर पोस्टर, चार्ट और कहानियों को लिखित सामग्री प्रदर्शित करना ये होता है। केवल रंगीन पुस्तकें रखना होता है, नहीं परीक्षा के नियम लिखना नहीं दोस्तों। दीवार पर सुंदर चित्र बनाना होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जब दे दिया ना तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कक्षा में दीवारों पर पोस्टर, चार्ट और कहानियों को लिखित सामग्री प्रदर्शित करना यही होता है प्रिंट समृद्ध वातावरण। यहाँ पे बच्चा काफी रोचक तरीके से चीजों को सीख पाता है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषिक क्षमता का विकास करने के लिए क्या आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे होते हैं उनमें भाषिक क्षमता का विकास आप कैसे कर पाएंगे, उन्हें अधिक से अधिक बोलने और अभिव्यक्त करने के अवसर देना। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉजिटिव बात का है कि जब बच्चे को स्वतंत्रता पूर्वक आप अवसर देंगे तो वहां पे बच्चे के भाषा विकास का बिल्कुल विकास होगा। याद रखेंगे, भाषिक क्षमता का विकास देखने को मिलेगा। उन्हें रोज 10 पेज सुलेख लिखवाएंगे तब भाषा का विकास होगा। कठिन शब्दों का अर्थ याद कराएंगे तब होगा, कि केवल शिक्षक को बोलते रहना अलाउ कराएंगे तब होगा। याद रखें, केवल शिक्षक बोलेगा बच्चा अपनी चीजों को नहीं कर पाएगा, तब वहां पे भाषा विकास बिल्कुल नहीं होगा। कठिन शब्द से मतलब नहीं है, यहाँ पे 10 पेज सुलेख लिखवाने से मतलब नहीं है। उन्हें अधिक से अधिक बच्चे को बोलने और उसकी जो अभिव्यक्ति है, जो उसके विचार है, उनको प्रस्तुत करने के अवसर देना, वहां पे बच्चा काफी अच्छा तरीका से अपने भाषा क्षमता का या भाषिक क्षमता का विकास कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए 29 नंबर प्रश्न की 28 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसको सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये बताना है दोस्तों। देखिएगा, कोई भी प्रश्न हो उसके ऑप्शन से ही हम बता पाएंगे। बच्चे को अगली कक्षा में पास या फेल कराना होता है, इसका मतलब सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति का निरंतर आकलन करना होता है। बात बहुत अच्छा कहा है, याद रखते रहिएगा। केवल साल के अंत में परीक्षा इसका मुख्य उद्देश्य होता है, नहीं दोस्तों। बच्चों में डर पैदा करना है तो बहुत महागलत ऑप्शन है आपका। बच्चों में अगली कक्षा या फेल पास करने का मुख्य नहीं होता है। सीसीई मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये होता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति का निरंतर आकलन करना और देखना बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है और उस गलती को तुरंत तुरंत निवारण कराना है। ये इसका मुख्य लक्ष्य होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन का। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को, भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। अगर आप भाषा शिक्षक बन जाते हैं तो आपकी सबसे अच्छी या महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। पाठ्य पुस्तक को समय पर पूरा कराना, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बच्चे को भाषा प्रयोग के विविध अवसर प्रदान कराना, ये तो बहुत बढ़िया बात कहा है। कड़ा अनुशासन बनाए रखना, बच्चे के ऊपर आप अनुशासन नहीं बना सकते हैं। केवल परीक्षाओं का आयोजन कराना मुख्य लक्ष्य नहीं होता है, बात को याद रखेंगे। बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर प्रदान कराना, ये वाला ऑप्शन होगा तो भाषा शिक्षक के रूप में आप सबसे प्रभावी ढंग से बच्चे को भाषा सिखा पाएंगे। ये बात याद रखना। ऐसा वातावरण आप तैयार करें जहां पे बच्चा स्वतंत्र रूप से सीख पाए, तो आप एक सुगमकर्ता का कार्य कर पाए, मतलब कि एक मार्गदर्शक का काम कर पाए। तो यह जो
कंडीशन होगी ना, यह आपकी भाषा सीखने की सबसे बेस्ट सिचुएशन मानी जाएगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है, ये आपको बताना है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास आप कैसे कर पाएंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे ऑप्शन के ही तरफ हम जाके उसके आंसर को ढूंढ पाएंगे। अब देखिएगा, किसी कहानी का अंत अपने शब्दों में बदलने को कहना। यहाँ पे बच्चा सृजनात्मकता तो रूप से अपनी गतिविधि को करेगा। बात सही कहा है, थोड़ा सा देखते हैं। दी गई कविता को याद करके सुनाना, यहाँ पे बच्चा क्रिएटिव रहेगा। कि बोर्ड से देखकर उत्तर लिखना, यहाँ पे रहेगा। कि व्याकरण के नियम याद कराना, यहाँ पे रहेगा। आपको बता दें बच्चा कहाँ पे क्रिएटिव तरीका से काम करेगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका। बिल्कुल इसमें क्रिएटिविटी नहीं होगी। व्याकरण के नियम याद कराएंगे, बच्चे को रटाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बोर्ड से देखकर उत्तर लिखवाएंगे, यहाँ पे बच्चा एक्टिव कहाँ दिख रहा है, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव वहां पे देखेगा। दी गई कविता को याद करके सुनाना नहीं, किसी कहानी का अंत अपने शब्दों में बदलने को कहना। जब बच्चा अपने किसी कहानी को बच्चे को आप सुना दे और कहें कि अपने अनुसार आप इस कहानी के सारांश को लिखिए, या इस कहानी के सारांश को थोड़ा हमको बताइए, या अपने भावों से बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है, तब बच्चा काफी अपने अच्छे तरीके से, रोचक तरीके से उस चीजों को आपके सामने पेश कर पाएगा। ये बच्चा, यहाँ बच्चा काफी सृजनात्मक तरीके से सीख पाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। यह एक पठन विकार है, याद रखेंगे रीडिंग डिसेबिलिटी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बात को याद रखेंगे। चलिए 32 नंबर की हम बात करते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपसे कहा है डिस्ग्राफिया या आपका लेखन संबंधित विकार है, लिखने संबंधित कठिनाई इससे आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 33 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि यदि आपकी कक्षा में कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो आप क्या करेंगे। दृष्टिबाधित है मतलब उसको देखने में समस्या है, तो उसे अन्य बच्चों से अलग बिठाएंगे। बच्चे को मारना, पीटना, डांटना, फटकारना, अलग बैठाना है गलत है। उसे श्रव्य सामग्री, ऑडियो लर्निंग मटेरियल का अधिक प्रयोग कराएंगे। उसे पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। केवल लिखित कार्य देंगे, ऐसा नहीं। याद रखेंगे दृष्टि बाधित बच्चा है तो उसे हम लोग श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऐसी सामग्री जिसमें आवाज निकलती हो और बच्चा सुन सुन के सीखता हो। यह याद रखिएगा, यह जो होती है ना, यह आपकी श्रव्य सामग्री होती है। और दृष्टि बाधित बच्चा देख नहीं पाता है, तो इसलिए उसको इस सिचुएशन से, इस प्रोसेस से हम लोग गुजारेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 34 नंबर प्रश्न को कि भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है। निदानात्मक परीक्षण वो होता है ना कि किसी भी कठिनाई को बच्चा जब कोई सीख रहा होता है, कोई चीज बच्चा कर रहा होता है, तो सर्वप्रथम उसका हम निदान का अर्थ होता है किसी बीमारी या समस्या के मूल चीजों को हम जान पाए, ढूंढ पाए कि बच्चे को कौन सी बीमारी है। और निदानात्मक परीक्षण तब किया जाता है जब उसकी हम जानकारी को ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है। अब देखिएगा, यह कहा है कि भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बच्चों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, बच्चों की सीखने में आ रही कमियों और कठिनाइयों का पता लगाना, और बच्चों के पास या फेल घोषित करना, अभिभावकों को शिकायत भेजना। इस शिकायत भेजना पास या फेल करना नहीं होगा, प्रगति रिपोर्ट तैयार करना नहीं। जितना ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ना कि बच्चों की सीखने में आ रही कमियों और कठिनाइयों का पता हम निदानात्मक परीक्षण में लगा लेते हैं, इस बात को याद रखेंगे। और आपको पता है ना कि जो उपचारात्मक परीक्षण होता है ना, जो देखिएगा उपचारात्मक जो परीक्षण होता है या जो शिक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण में उसकी कठिनाई का पता लगाते हैं और उपचारात्मक शिक्षण में उस कठिनाई को हम लोग दूर करते हैं। निदानात्मक परीक्षण के बाद होता है उपचारात्मक परीक्षण। कब किया जाता है, तभी यही किया जाता है केवल सत्र के प्रारंभ में, बिना किसी कारण के, परीक्षा से पहले नहीं। ये ऑप्शन आपके सभी गलत है। जो आपका सर्वप्रथम निदानात्मक परीक्षण होता है और निदानात्मक परीक्षण में उस कमियों को हम पहचान पाते हैं और उसके बाद बच्चे को उपचारात्मक परीक्षण हम लोग कराते हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल शब्दार्थ बताना है, केवल बात आ गया, बिल्कुल गलत है दोस्तों। आनंद, रसानुभूति और भावों की समझ विकसित करना, बिल्कुल कविता से बच्चे के अंदर आनंद आता है, रसों की भूति होती है और भावों विचारों को बच्चा समझ पाता है। ठीक है, व्याकरण पढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य, केवल याद कराना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। जो याद रखेंगे, कविता का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे को आनंद और इसके बाद रसानुभूति और भावों को विकसित करना होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम 37 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। कहानी सुनने से बच्चों में किस क्षमता का विकास होता है, ये आपको बताना है। कल्पनाशीलता और चिंतन क्षमता, कहानी से बच्चा का कल्पना का विकास होता है और बच्चा
थिंकिंग करता है, सोचता है, उसके बारे में चिंतन करता है, बात तो सही कर रहा है। केवल शांत में बैठने की आदत, कहानी बच्चे को आप बता रहे हैं तो मतलब इसका लक्ष्य ये होगा कि बच्चे को आप केवल शांत में बैठाए रखें, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। केवल लिखने की गति को, ऐसा नहीं होगा। व्याकरण के नियम याद कराना कथक कहानी सुनाने का मतलब नहीं होता है। कहानी सुनाने का अर्थ यही होता है कि बच्चे के अंदर कल्पनाशीलता और चिंतन क्षमता का विकास करना, ये बात याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाषा अर्जन में बच्चा भाषा को कैसे ग्रहण करता है, ये बात को याद रखेंगे। भाषा अर्जन मतलब सरल तरीका से करेगा, अधिगम में कठिनाई आएगी थोड़ा सा। सचेत और नियमबद्ध रूप से करता है, अवचेतन और सहज रूप से करता है, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़कर करता है, केवल अभ्यास करके, केवल शब्द आया, ये तो गलत हो गए। नियम सचेत और नियमबद्ध रूप से भाषा अधिगम में बच्चा करता है। और याद रखेंगे भाषा अर्जन की बात का है, यहाँ पे बच्चा अवचेतन और सहज रूप से करता है, ये बात याद रखेंगे। भाषा अर्जन जो होता है बिना दबाव में, बिना किसी प्रभाव में किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। और 39 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई त्रुटियां पर शिक्षक को क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए। बच्चा अगर प्राथमिक स्तर पर गलती कर रहा है तो एक सफल टीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो गलतियां होती हैं बच्चे के सीखने का प्रथम स्टेप होती है, आपको पता होता है। तो जो बच्चे की गलतियां होती हैं उसको पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए, त्रुटियों को तुरंत डांट कर ठीक करना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे। त्रुटियों को सीखने का स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए, ये बात आपका बिल्कुल सही है। जो त्रुटियां होती है वह बच्चे में सीखने का स्वाभाविक हिस्सा होती है। अंक काट लेना और त्रुटियों को नजरअंदाज कर देना, ये सब आपके गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो त्रुटि बच्चा करता है वो सीखने का मुख्य या पहला स्टेप होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 40 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। संदर्भ में व्याकरण पढ़ाने का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना होगा। संदर्भ में व्याकरण पढ़ाने का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अलग से व्याकरण की किताब पढ़ाना होता है, पाठ्य सामग्री पढ़ाते समय आए व्याकरणिक बिंदुओं को स्वाभाविक रूप से स्पष्ट कराना। अगर आप पढ़ा रहे हो और कोई भी व्याकरणिक बिंदु आ जाए, अब आपको पढ़ाते पढ़ाते ही उस चीजों को वहां पे बच्चे को क्लियर करा दे, तो यह उसका अर्थ होता है कि क्या होता है। केवल नियमों की परिभाषा याद कराना ये होता है, व्याकरण के सूत्र लिखवाना ये होता है। सूत्र लिखवाना होगा नहीं, नियमों को परिभाषा याद कराना होगा नहीं, अलग से व्याकरण की किताब पढ़ाना होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संदर्भ में व्याकरण पढ़ाने का अर्थ यही होता है कि पाठ्य सामग्री पढ़ाते समय आए व्याकरणिक बिंदुओं को स्वाभाविक रूप से स्पष्ट कराना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा देने से क्या लाभ होता है, ये आपको बताना होगा। आपको मैंने बहुत बार बताया कि बच्चा मातृभाषा में बिल्कुल आसान तरीका से सीख पाता है। आपको एक बात नहीं कई बार बताया कि मातृभाषा बच्चे की अपनी भाषा होती है। इसमें बच्चे में सोचने समझने और अपने भावों को व्यक्त करने में काफी अच्छे तरीके से या सरल या सहज तरीका से बच्चे को कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होती है, जिससे उनकी कक्षा में सक्रिय भागीदारिता होती है, बच्चा एक्टिव रूप से कक्षा में सीख पाता है। तो मातृभाषा में शिक्षा देने का मुख्य लाभ क्या होगा? बच्चों की समझ और भागीदारी सहज करना। और याद रखेंगे बच्चों में केवल अपनी बोली बोली ही सीख पाते हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई कठिन हो जाती है, ऐसा नहीं है। केवल समय बर्बाद होता है, ऐसा नहीं है। याद रखेंगे मातृभाषा में शिक्षा देने का लाभ होता है कि बच्चों की जो समझ होती है, जो भागीदारी होती है, वो सहज होती है, वो एक्टिव होती है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि भाषा सीखने में सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे कम बातचीत करना, यहाँ से बच्चे का भाषा विकास होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। घटना का वर्णन, कोई भी घटना का वर्णन बच्चा करता है तभी भाषा सीखने के अच्छा ये प्रभाव होते हैं। नियमों को रटना और कहानी को सुनाना, याद रखिए कहानी सुनाना भी सही होगा, भाषा सीखने का सबसे बढ़िया प्रभावी तरीका है। ये भी है घटना का वर्णन करना, बातचीत करना। नियम को रटाना ये नहीं होगा दोस्तों, याद रखेंगे। बच्चा को अगर आप नियमों को रटा रहे हैं तो भाषा सीखने में सबसे कम प्रभावशाली बात यही होगी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि त्रिभाषा, याद रखेंगे थ्री लैंग्वेज फार्मूला में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को प्राथमिकता दी गई है? मातृभाषा को दी गई है। मैंने बोला है, बहुत बार बोला है, मातृभाषा ये क्षेत्रीय भाषा जो है ना, याद रखेंगे जो आपकी सर्किल लैंग्वेज होती है इसको सबसे ज्यादा, क्योंकि कोठारी आयोग आप लोग पढ़े होंगे, कोठारी आयोग ने मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में त्रिभाषा सूत्र
जब उन्होंने प्रस्तुत किया था तो वहां पे मातृभाषा या ये जो क्षेत्रीय भाषा इसी को प्राथमिकता दी गई थी, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा है, यह आकलन का उद्देश्य होना चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, बात बढ़िया यही कहा है। बच्चे की तुलना करना, तुलना तो हम कर नहीं सकते हैं, केवल ग्रेड देना ऐसा नहीं होगा। बच्चा यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा है, यह आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यह उद्देश्य होना चाहिए कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, क्योंकि आकलन से बच्चे के जो नहीं सीख पाते या कठिनाइयों का पता चलता है और उसका हम निवारण करते हैं। आकलन का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। अब देखते हैं 45 नंबर प्रश्न को। प्राथमिक स्तर पर अक्षर ज्ञान देने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे बेहतर होती है, ये आपको बताना है। प्राथमिक स्तर पर अक्षर ज्ञान देने के लिए बार बार वर्णमाला लिखवाना ये होगा, चित्रों के साथ अक्षरों का संबंध स्थापित करना ये होगा, अक्षरों के नियम रटाना ये होगा, केवल बोर्ड पर लिख देना ये होगा। केवल बोर्ड पर लिख देना और अक्षरों के नियम रटाना ये तो बिल्कुल गलत होगा। अब देखिएगा प्राथमिक स्तर पर अक्षर ज्ञान देने के लिए सबसे बढ़िया गतिविधि क्या होगा। अब देखिए ना, प्राथमिक स्तर पर आप ही मान लो छोटे बच्चे हो, कौन से सिचुएशन में सबसे अच्छा तरीका से आप पढ़ेंगे? आपको बार बार कहा जाएगा कि वर्णमाला लिखिए, तब आप लोग अक्षर ज्ञान कर पाएंगे। ऐसा चित्रों के साथ अक्षरों का संबंध स्थापित करना, हमको लग रहा है कि इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। कि अगर कोई चित्र है, जैसे कि मान लीजिए क है और क के साथ हम लोग एक कबूतर रख दिए हैं और कहें कि क से कबूतर होता है बाबू, और यहीं पे ख से खरगोश होता है, ग से गमला होता है, ग से गधा होता है, तब बच्चा वहां पे अच्छा और प्रभावी ढंग से सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 46 नंबर की। भाषा समृद्ध परिवेश से क्या तात्पर्य होता है, आपको बताना है। तो भाषा समृद्ध परिवेश से क्या तात्पर्य होता है? जहां केवल एक ही भाषा बोली जाती है वह भाषा समृद्ध परिवेश कहलाता है। कि जहां बच्चों को भाषा देखने, सुनने और प्रयोग करने के प्रचुर अवसर मिले वह समृद्ध भाषा समृद्ध परिवेश होता है। कि जहां केवल व्याकरण पढ़ाया जाता है वह होता है। कि जहां महंगी किताबें रखी हों वह होता है। आपको बताना है दोस्तों, भाषा समृद्ध परिवेश से तात्पर्य ये होता है ना कि जहां बच्चों को भाषा देखने, सुनने और प्रयोग के प्रचुर अवसर मिले वहां पे बच्चा काफी प्रभावी ढंग से सीखेगा। और यही जो होता है ना सबसे बढ़िया आपका प्रचुर समृद्ध परिवेश होता है। ये बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं 47 नंबर प्रश्न के साथ। अब हम धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। बच्चे की प्रारंभिक भाषा का मुख्य स्रोत क्या होता है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे तो बच्चे के प्रारंभिक भाषा का मुख्य स्रोत, बच्चा सबसे पहले माता से सीखता है, माता के साथ अपने परिवार से सीखता है, फिर आस पड़ोस से, समाज से सीखता है। विद्यालय होगा, नए परिवार और उसका आस पड़ोस होगा, पाठ्य पुस्तक होगा, मीडिया, मीडिया नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं, ये भी नहीं। बच्चा का जो प्रारंभिक भाषा का मुख्य स्रोत होता है परिवार और उसका आस पड़ोस होता है। यहाँ से भाई बहन से, आस पास से, परिवेश से, समाज से बच्चा सीखता है। तो यही उसका प्रथम स्रोत अगर पूछे तो माता ही होती है। वहां से बच्चे की मातृभाषा का विकास हो पाता है। ठीक है, चलिए 48 नंबर की बात देखते हैं कि भाषा शिक्षण में जो आपका दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों करना चाहिए, ये आपको बताना है। दृश्य श्रव्य सामग्री, बच्चा इससे रोचक तरीके से चीजों को सीख पाता है। ऑप्शन की तरफ आते हैं। केवल कक्षा को सुंदर बनाने के लिए, इसका मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए नहीं। पाठ्य को रोचक और अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए, बात बिल्कुल बढ़िया कहा है। शिक्षक का समय बचाने के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है। केवल मनोरंजन के लिए, ऐसा नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक को रोचक और अधिगम को अस्थायी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री, और दृश्य श्रव्य सामग्री आप लोग जानते हैं, वीडियो दिखाना, स्मार्ट क्लास एनिमेशन दिखाना, यहाँ पे बच्चा काफी प्रभावी ढंग से सीख पाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि स्वालीनता, याद रखेंगे स्वालीनता से ग्रस्त बच्चा भाषा में क्या कठिनाई उसको देखने को मिलती है, आपको ये बताना है। तो जो स्वालीनता होती है, जिसको इंग्लिश में ऑटिज्म बोलते हैं, और ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चा होता है वो सामाजिक मेल बढ़ाने, आंख से आंख मिलाकर बात करने, एक दूसरे के साथ मौखिक संप्रेषण स्थापित करने में उसके अंदर कठिनाई होती है। बात याद रखेंगे, बच्चे अपने विचार को प्रस्तुत नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, तो यही आपका सही होता है। तो देखिए, दूसरे से बातचीत और सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई होती है, बात सही है। केवल लिखने में समस्या होती है, केवल चलने में समस्या, ये नहीं होगा। गणित के प्रश्न से संबंधित इसका कुछ मतलब नहीं होता है। जो स्वालीनता या ऑटिज्म से ग्रसित जो बच्चा होता है वह एक दूसरे से सामाजिक संप्रेषण करने में या बातचीत करने में उसके अंदर कठिनाई होती है। ये बात को याद रखिएगा। चलिए
आज की वीडियो का लास्ट वाला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। जो आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है या क्या है, आपको यही बताना है। तो याद रखेंगे जो एनसीएफ 2005 कहते हैं ना कि राष्ट्रीय पाठचर्या रेखा, जिसका फुल फॉर्म होता है, जो 2005 में लाई गई थी, और इसका मुख्य रूप यही था या यह इस बात पर बल देती थी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों के भीतर भाषाई विविधता को विकसित करना होता था। ये बात उनका मुख्य लक्ष्य था और मातृभाषा का उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। बच्चों में बहुभाषिकता और भाषा की समझ विकसित करना एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य होता है। केवल परीक्षा में पास कराना नहीं, व्याकरण के नियम याद कराना नहीं, अंग्रेजी भाषा लिखवाना नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में 50 प्रश्नों को आपने देखा। 50 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद वीडियो को लोगों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। दीजिए आज की वीडियो से विदा।